यस, एनपी चार्ट से स्टार्ट करेंगे हम। तो एक केस हमने लिया हुआ है कि एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरर है, उसमें कुछ रैंडम सैंपल साइज हम ले रहे हैं। हमने देखा कि एनपी चार्ट हम कब प्लॉट करते हैं और पी चार्ट हम कब प्लॉट करते हैं। तो जो सैंपल साइज रहता है, लॉट साइज जो रहता है, वो एनपी चार्ट के समय हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि सुपरवाइजर ड्रॉन रैंडमली कांस्टेंट सैंपल साइज ऑफ 200 बल्ब्स एवरी आवर and reported the number of defective bulbs for each lot. हर एक घंटे के बाद 200 का लॉट लिया हुआ है और उसमें कितने डिफेक्टिव बल्ब है वो लिखे गए हैं। डिफेक्टिव मतलब क्या? either it is accepted or it is not accepted, either it is working or not working. So जब कभी भी not working है तो they are calling it as a defective bulb, and whenever it is working they are accepting it. ऐसे सैंपल साइज लिए हुए हैं। हर एक घंटे के बाद 200 सैंपल साइज, 200 टेस्ट कर रहे हैं और कितने डिफेक्टिव आ रहे हैं उसका डेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे 40 लॉट बेसिकली उन्होंने लिए हुए हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है या नहीं। तो देखिए ये डेटा यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। ये लॉट नंबर है 110, देन 11, 12, 21, 22 अप टू 30 एंड अप टू 40। और हर एक ये जो लॉट नंबर है उस लॉट में कितने आइटम्स है? तो 200 नंबर ऑफ बल्ब्स है। उसमें कितने डिफेक्टिव मिले हैं? इन दिस केस 4। सेकंड लॉट में कितने डिफेक्टिव मिले हैं? 8 एंड सो ऑन। हर एक लॉट में कितना डिफेक्टिव मिले हैं उसका ये डेटा बेसिकली कैप्चर किया हुआ है। अभी हम देखेंगे कि एनपी चार्ट कैसे हम प्लॉट करेंगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक डेटा। अभी हम जाएंगे कि प्लॉट करते समय हमको क्या क्या लगने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लॉट्स जो डिनोट किया जाता है स्मॉल के से वो कितने हैं। हमारे केस में है नंबर ऑफ लॉट्स 40। देन इट इज बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द डिफेक्टिव्स, समेशन ऑफ एनपी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दैट इज नथिंग बट एनपी, राइट। समेशन ऑफ एनपी हमको निकालना है। ये 40 लॉट में, पूरे 40 लॉट में कितने पीसेस डिफेक्टिव निकले, दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ एनपी। तो क्या होगा समेशन ऑफ एनपी? 4 + 8 + 6 एंड सो ऑन टिल द लास्ट वन दैट कम्स आउट टू बी 7। इस केस में टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फाउंड आउट टू बी 330। ठीक है, हर एक लॉट में से सब जो डिफेक्टिव है वो हमने ऐड किया। समेशन ऑफ एन मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितना है? तो हमने देखा कि हर एक लॉट में कितने हैं? 200। ऐसे मैंने 40 लॉट लिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितना हुआ है? 8000, राइट। अभी हम कैलकुलेट करेंगे पी बार। पी बार हमको बोलता है कि पी बार का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कितने हैं हमारे? हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 330 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं हमारे? 8000। 8000 कहाँ से आए? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर एक लॉट में 200 सैंपल, ऐसे हमने 40 लॉट लिए, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सैंपल हुए 8000। पी बार कितना आ गया हमारा? 330 डिवाइडेड बाय 8000, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.04। While calculating, it has been asked to calculate 1 minus p bar। जो हमने p bar अभी कैलकुलेट किया है, 1 से उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको जो वैल्यू आता है वो है 1 minus p bar। 1 minus 0.04125 जो कुछ भी है उसका वैल्यू आया है हमारा 0.958। ठीक है, ये हमको कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करते समय लगने वाला है। अभी हम देखेंगे कि इसका सेंटर लाइन हमको कैलकुलेट करना है। जैसे कि आर बार एक्स बार में हमको एक्स डबल बार मिलता था या फिर मूविंग एवरेज मिलता था सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। यहाँ पे अगर जब हम कैलकुलेट सेंटर लाइन करते हैं तो बेसिकली उसको बोला जाता है एनपी बार। उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लॉट्स। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स कितना है हमारा? 330 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लॉट्स कितना है हमारा? 40। 330 divided by 40, that is coming out to be 8.25, right?
So my P bar is equal to 0.041. 1 minus P bar is 0.958 and my NP bar is equal to 8.25. अभी हम देखेंगे कि हमको कंट्रोल लिमिट्स आइडेंटिफाई करना है. कंट्रोल लिमिट्स कौन से होंगे? अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट्स. सो अपर कंट्रोल लिमिट फॉर एनपी चार्ट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला बताता है एनपी बार प्लस 3 इन ब्रैकेट एनपी बार मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी बार. राइट, एनपी बार हमने अभी आइडेंटिफाई किया. एनपी बार क्या था? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लॉट्स. सो दैट केम आउट टू बी 8.25. तो यहाँ पे देखिए एनपी बार इज इक्वल टू 8.25 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एनपी बार अगेन 8.25 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी बार. 1 माइनस पी बार यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था. कैसे किया था? पहले पी बार आइडेंटिफाई किया था और 1 माइनस पी बार को हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा था 0.958. I just put it in that particular formula and I got the upper control limit for NP chart, that is coming out to be 16.68. Similarly, there is a formula for lower control limit of NP chart, which basically says that NP bar minus 3 into square root of NP bar multiplied by 1 minus P bar. Exactly same formula, but minus operation is coming into picture. So 8.25 minus 3 into square root of 8.25 multiplied by 0.958, and that is value is coming out to be minus 0.18. हमने देखा कि जब कभी भी कंट्रोल चार्ट प्लॉट करते समय अगर मेरा लोअर कंट्रोल लिमिट 0 से नीचे जा रहा है तो आई इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट नेगेटिव आई कॉल इट एज अ 0. So in this case the value is coming out to be minus 0.18, but for calculation for plotting we say कि lower control limit is basically 0. So NP चार्ट का हमको अपर कंट्रोल लिमिट मिल गया, लोअर कंट्रोल लिमिट मिल गया. अभी हम एक्चुअल NP चार्ट वैल्यू NP चार्ट प्लॉट करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि वेरिएबल चार्ट में हमको हमेशा 2 चार्ट्स आते थे, एक रेंज चार्ट और एक एक्चुअल एक्स बार चार्ट वगैरह होता था. NP चार्ट में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रेंज नहीं होता. रेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जो पीस जो सिलेक्ट कर रहे हैं उसको आइदर यस और नो बोल रहे हैं. देयर इज नो कंटिन्यूअस रीडिंग बिटवीन द ऑफ रीडिंग कंटिन्यूअस वैल्यू ऑफ रीडिंग. जैसे कि 8.2 8.3 ऐसे नहीं है. यहाँ पे क्या हो रहा है? आइदर द पीस इज एक्सेप्टेड और पीस इज रिजेक्टेड. दैट इज व्हाट डिफेक्टिव वी आर कॉलिंग इट एज. तो यहाँ पे हमारा खाली एक ही चार्ट आने वाला है. एंड व्हेन वी पुट दिस पर्टिकुलर चार्ट बाय प्लॉटिंग द एनपी वैल्यू at the center, upper control limit and lower control limit, this is how basically my NP chart is looking like. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि out of 40 readings 1 2 3 4 readings are going out of my upper control limit. तो बताइए अभी हम सबसे पहले स्टेप क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा असाइनेबल कॉज है सिस्टम में, because 4 of my points are basically going above the upper control limit. सो कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी हमको? यहाँ पे हमको प्रोसेस करना पड़ेगा होमोजेनाइजेशन का, जिसमें हम क्या करेंगे? जिसमें हम ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे डेटा सेट में कहाँ पे है और वो कैलकुलेशन से निकाल देंगे. निकालने के बाद फिर से हम अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, एनपी वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे, फिर से कंट्रोल चार्ट प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि वेदर इट इज फॉलोइंग अंडर द लिमिट्स और नॉट. तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स मुझे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, 25 23 22 25. In my data set, I'll try to identify कहाँ पे वो readings है. तो lot number 21, lot number 32, 33 and 37, I'm finding out these 4 points. So I will remove those 4 points. उसके वजह से क्या होने वाला है? 40 का डेटा सेट मेरा 36 का होने वाला है. फिर से मैं अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट प्लॉट करूंगा and then again I will try to plot the NP chart. तो यहाँ पे देखेंगे फिर से एक पॉइंट मेरा अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है. अगेन इट इज इंडिकेटिंग मी कि यहाँ पे कोई असाइनेबल कॉज है. अगेन आई हैव टू रिपीट माय होमोजेनाइजेशन प्रोसेस. क्यों? क्योंकि मैं असाइनेबल कॉज सिस्टम से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड अगेन दिस प्रोसेस नीड टू बी रिपीटेड. यहाँ पे मैंने रिपीट नहीं किया बिकॉज इट इज द सिमिलर प्रोसेस. यहाँ पे अभी मैं देखूंगा कि नए वाला जो डेटा सेट है वहां पे 13.03 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है एंड देन आई विल एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर रीडिंग. सो एक पॉइंट जा रहा है तो ऑब्वियसली इट इज देयर इज सम असाइनेबल कॉज. अगर ये पॉइंट नहीं होता तो हम बाकी के रूल भी लगाते हैं और ट्राई टू आइडेंटिफाई करते कि अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर या लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे नहीं है, लेकिन हमारा जो रूल है जो हमने देखा था वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल होता है. 8 पॉइंट
above or below, 6 points increasing or decreasing, 2 points out of 3 point consecutively, going in plus or minus 2 sigma limits, or continuously 15 points falling in plus or minus 1 sigma limit. So ये यहाँ पे भी हम देखेंगे और we'll try to see कि how will we identify the, how will we remove the assignable cause from the system and decide whether my system is capable of producing output. Correct? So this is about the NP chart. So NP chart में हमने क्या देखा? NP chart में हम देख रहे हैं कि हम this is we are plotting it for the defectives, right? हम यहाँ पे so डेटा जो कलेक्ट किया है उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो लॉट साइज है वो हमेशा सेम रहने वाला है. मतलब ये जो मैं जाके आज अभी एक कोई तो भी डेटा सेट ले रहा हूँ तो उसमें अगर मैं 200 सैंपल साइज ले रहा हूँ, 200 लॉट साइज ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं डेटा कलेक्ट करने जाऊंगा तब भी मेरा लॉट साइज 200 ही रहने वाला है. सो माय लॉट साइज इज रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर माय एनपी चार्ट. करेक्ट? सो यहाँ पे हर एक लॉट के लिए मेरा लॉट साइज 200 है. 200 में से कितने पीसेस डिफेक्टिव निकले ये यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ. एंड देन बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला आई विल कैलकुलेट पी बार 1 माइनस पी बार, एनपी बार वैल्यूज, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, एंड विल प्लॉट द एनपी चार्ट. यहाँ पे भी होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस की जरूरत हो सकती है अगर असाइनेबल कॉजेस हैं. असाइनेबल कॉजेस आपको दिख रहे हैं तो होमोजेनाइजेशन से वो रिमूव करके बाकी वाले पॉइंट आपके अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट में आ रहे हैं या नहीं आपको चेक करना है. So this was short about the in short about the NP chart. Now we'll quickly move to the P chart, then I will open it for the question so that you will be able to understand what is the exact difference between NP chart and P chart. तो देखिए NP चार्ट में क्या हो रहा था, लॉट साइज जो था वो मेरा सेम रह रहा था. मतलब मैं हर एक टाइम में जाके 200 का लॉट ले रहा था और उसमें देख रहा था कितने डिफेक्टिव हो रहे हैं. लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि हर टाइम ये लॉट साइज मेरा सेम नहीं हो और लॉट साइज वेरी हो रहा हो, तब जाके ऐसे अगर कोई एप्लीकेशन होगा तो मैं पी चार्ट प्लॉट करने जा रहा हूँ. तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है. अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस ट्यूब्स एवरी डे. A quality inspector randomly draws variable sample for 20 days and reported the defective tires for each sample size. Prepare the control chart for the defectives and identify whether the process is in statistical control or not. करेक्ट? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एडिशनल पैरामीटर आ गया लॉट साइज का जो वेरी हो रहा है. तो देखिए पहले दिन जो लॉट साइज दिया था उसमें 1250 सैंपल थे, उसमें से कितने डिफेक्टिव निकले? 18 डिफेक्टिव निकले. राइट? डिफेक्टिव का डेफिनेशन सेम है. अगर इट इज नॉट एज पर, इट इज नॉट मैचिंग, इट इज नॉट मैचिंग द स्पेसिफिकेशन, इट इज आइदर रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड. सो 1250 जो लॉट साइज था उसमें से 18 सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं, बाकी के एक्सेप्ट हो गए. दूसरे दिन मेरा क्वालिटी इंस्पेक्टर गया, उसने लॉट जो निकाला वो 1300 पीसेस का लॉट निकाला, उसमें से 1500 पीसेस डिफेक्टिव थे, एंड सो ऑन. सो 9वें दिन अगर आप देखोगे तो उन्होंने 650 निकाले. आई थिंक इट शुड नॉट बी दैट मच वेरिएबल. लॉट साइज में थोड़ा सा कंपैरिजन होना चाहिए. सो यहाँ पे देखिए कि 1291 सैंपल निकाले थे उन्होंने, उसमें से 10 डिफेक्टिव निकले. लास्ट डे 1336 सैंपल्स निकाले, उसमें से 14 डिफेक्टिव निकले. सो आई होप यू आर क्लियर विथ पी चार्ट कब हम प्लॉट करते हैं और एनपी चार्ट कब प्लॉट करते हैं. जब मेरा सैंपल्स लॉट साइज कांस्टेंट रहता है तब एनपी चार्ट, जब मेरा लॉट साइज वेरी हो रहा है तब पी चार्ट. सो अभी हम देखेंगे पी चार्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगेन कैलकुलेट फॉर ईच सब ग्रुप नॉन कन्फर्मिटीज रेट, है ना. यहाँ पे क्या बताया गया है? एनपी डिवाइडेड बाय एन. एनपी क्या है मेरा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स. एन क्या है मेरा? लॉट साइज. तो मैं यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ? नॉन कन्फर्मिटी रेट. तो आउट ऑफ 1250 18 अगर रिजेक्ट हो रहा है तो नॉन कन्फर्मिटी रेट क्या है? 0.014. मतलब एक में कितना रिजेक्ट हो रहा है? तो 0.014. अगर मैं एक सैंपल लेता तो कितने रिजेक्ट हो रहे हैं? 0.014. ऐसे नहीं होगा क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, बट at a non-conformity formula level, this is the value that we are getting it. 1300 में से 15 रिजेक्ट हो रहे हैं तो नॉन कन्फर्मिटी रेट कितना है मेरा? 0.012 एंड सो ऑन. सो हर एक लॉट साइज में कितने डिफेक्टिव आ रहे हैं वो हर एक रीडिंग के लिए मेरा नॉन कन्फर्मिटीज पिक्चर में आ रहा है. तो देखिए फर्स्ट लॉट के लिए 0.014, 10th लॉट के लिए 0.09 एंड सो ऑन अप टू द लास्ट lot size, that is 30 in this case, and the value is coming out to be 0.01.
For each subgroup, for each lot size, I am calculating my non-conformities, that is NP divided by N. Now what is the next step? Then again we need to calculate P bar and 1 minus P bar. Total number of lots in this case is basically 30. Summation of all the sample is 36705. ये क्या है? Summation of all samples. ये जो मैंने हर एक lot size में कितने samples लिए हैं उसका summation है, मतलब 1250 plus 1300 and so on. That is coming out to be 36,705. So P bar मेरा क्या बताता है? Total number of defectives divided by total number of samples. Total number of samples मैंने अभी बताया 36705. Total number of defectives क्या हो गए? Total number of defectives will be summation of all the NPs. So 18 plus 15 plus 13 till up to 14. So उसका summation आ रहा है 450. So my P bar is coming out to be 0.012. 1 minus P bar is coming out to be 1 minus 0.012, that is 0.987. Why it is required? It is required for calculating the upper control limit and lower control limit. तो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या बताता है हमको. So upper control limit for P chart and lower control limit for P chart is equal to P bar plus 3 in square root of P bar multiplied by 1 minus P bar divided by Ni, where Ni is basically number, total number. So putting the formula, putting the values into it, basically हर एक ग्रुप के लिए मेरा UCL और LCL अलग आ रहा है, करेक्ट. एनपी चार्ट में क्या हो रहा था? एक ही वैल्यू आ रहा था हमारा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट का. क्यों? क्योंकि मेरा सैंपल साइज जो था वो कांस्टेंट था. यहाँ पे मेरा सैंपल साइज हर एक लॉट के हिसाब से चेंज हो रहा है, लॉट साइज हर एक लॉट में अलग हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट वेरी हो रहा है हर एक लॉट के हिसाब से. So I will get a moving chart, or rather I will get a variable chart for upper control limit as well as the lower control limit. Variable matlab it is continuously varying, not the constant one. So I will try to put, I will try to plot the P chart. How? जहाँ पे मुझे non-conformities पता है, UCL पता है, LCL पता है, and then I will plot the P chart. It will appear like this. तो देखिए मेरा अपर कंट्रोल लिमिट वैरी हो रहा है कंटिन्यूअसली, लोअर कंट्रोल लिमिट भी वैरी हो रहा है. क्यों? क्योंकि मेरा सैंपल साइज चेंज हो रहा है हर एक लॉट के हिसाब से. एंड देन दिस इज माय सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज पी वैल्यू, दैट इज कमिंग आउट टू बी. और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो मूविंग दिख रहा है, जो कम ज्यादा हो रहा है, उसके ऊपर या फिर उसके नीचे कोई पॉइंट जा रहा है कि नहीं. यहाँ पे मुझे ऑब्जर्व हो रहा है 2 पॉइंट्स आर गोइंग अपर, गोइंग अबव द अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट. तो बताइए क्या करना पड़ेगा? Moment it goes beyond the upper control limit, we will try to see कि there is some assignable cause. That means we need to do an homogenization. We'll identify कौन से पॉइंट है जहाँ पे वो हो रहा है. इस केस में लॉट नंबर आई गेस 13 है और उसमें 0.003 का है, और लॉट नंबर 9 है जिसमें एनपी वैल्यूज 0.0032 आ रही है. वो मैं रिमूव कर दूंगा, फिर से कैलकुलेट करूंगा वैल्यूज, एंड देन अगेन आई विल ट्राई टू प्लॉट अ पी चार्ट. इफ इट इज फॉलोइंग इन दिस फॉर्मेट जहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बियॉन्ड कुछ नहीं जा रहा है, प्लस अदर रूल्स ऑफ असाइनेबल कॉजेस इज आल्सो नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड, then we can say yes, the system is well under the control and there is no assignable cause in the system. So that is a basic difference between the P chart and NP chart. ये हम डिफेक्टिव्स के लिए प्लॉट करते हैं. डिफेक्टिव्स में भी जब कभी भी मेरा लॉट साइज सेम होगा तो आई विल गो फॉर द NP चार्ट. जब कभी भी मेरा लॉट साइज वैरी हो रहा है, आई विल गो फॉर द P चार्ट. In case of an NP chart, there is a constant upper control limit and lower control limit, one value we get. In case of an P chart, we get a changing value of the upper control limit, lower control limit in each group because the number of samples are getting varied, right? So आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछेगा with respect to NP chart and P chart. Doctor sir, would you like to add something? या मैं एक सवाल करना चाहता हूँ सभी को कि आपका इनकमिंग सप्लाई, इनकमिंग एरिया में अगर क्रिटिकल सप्लाई आ रहा है तो कोई सप्लायर अगर आपका कुछ क्रिटिकल पार्ट्स दे रहे हैं तो उसमें क्या एनपी या तो पी चार्ट आप प्लॉट करना चाहोगे? अगर करना चाहोगे तो क्यों चाहोगे? कैन यू टेल मी? एनीबॉडी अनम्यूट एंड आंसर दिस क्वेश्चन. इनकमिंग एरिया में आपको अगर पी चार्ट या तो एनपी चार्ट किसी एक सप्लायर का किसी प्रोडक्ट के लिए
आप प्लॉट करना चाहते हो, अगर ये करना जरूरी है तो कैसे आप समझेंगे कि ये जरूरी है प्लॉट करना किसी एक सप्लायर का किसी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के लिए जो आपके कंपनी में रेगुलरली आता है? कैन यू टेल मी द आंसर? एक्यूरेट? हेलो। हाँ बोलिए कुलदीप। हाँ सर, कर सकते हैं हम सप्लायर केस क्या में फायदा है? जब सप्लायर का रिजेक्शन जो जो प्रोड्यूसर्स रिस्क मान के हम प्रोडक्ट हाँ कंज्यूमर्स रिस्क मान के हम जो प्रोडक्शन लेते हैं सप्लायर से, हाँ उस केस में हम ये कर सकते हैं सर। नहीं, मैं प्रोड्यूसर रिस्क कंज्यूमर रिस्क नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इन केस इट इज गुड और इन केस इट इज बैड, ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्यों आप एक सप्लायर के लिए पी या तो एनपी चार्ट मेंटेन करना चाहोगे? सी द मेन रीजन इज कि एक सप्लायर से अगर आपको लगातार प्रोडक्ट आ रहा है और आप उसको पी चार्ट या तो एनपी चार्ट बेस्ड ऑन कांस्टेंट सैंपल साइज और वेरिएबल सैंपल साइज जो भी हो, तो उस केस में हो सकता है आप इसका पी चार्ट प्लॉट कर रहे हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि मानिए कि आप कोई फीडबैक दिए हो आपका सप्लायर को कि ये डिफेक्ट आ रहा है, आप ये डिफेक्ट के ऊपर काम करो, तो उससे आपको पता चलेगा कि सप्लायर रियली उसके ऊपर कुछ काम किया है क्या नहीं। दैट इज वन रीजन नंबर वन। क्योंकि अगर आप उन्होंने काम किया आपका फीडबैक देने के बाद, उसका जो ओवरऑल फ्रैक्शन डिफेक्टिव है वो कम हो जाएगा। So that is why you should be plotting the P or NP chart after giving a feedback to the supplier, ये देखने के लिए कि क्या सप्लायर उसके ऊपर काम कर रहा है क्या नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है इवन फॉर इनकमिंग योर इन प्रोसेस एरिया। उससे आपको पता चलेगा कि मानी कि एक कंपनी लाइक राणे प्लास्टिक और विकास इंडस्ट्री, इन लोग नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, क्योंकि उनका नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स मानिए कि वो प्लॉट कर रहे हैं, तो वो अगर पी चार्ट प्लॉट करें तो उनको पता चलेगा कि उनका जो एवरेज डिफेक्टिव लेवल अचानक बढ़ गया क्या नहीं, तो उससे वो कंक्लूजन कर सकते हैं कि उनका टूल जो है वो खराब हो रहा है क्या नहीं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर मेनी कंपनीज हियर, आई थिंक इवन फॉर दिस थिंग फॉर एनी अदर प्लास्टिक कंपनी कंपोनेंट, उनके लिए भी एप्लीकेबल है।